हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर बनाएंगे हम लोग। तो आज उसी सीरीज में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, आज हम लोग किन टॉपिक को बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का वो पार्ट जिसके अंदर मेनली हम लोग दो तरह के एनर्जी कन्वर्जन की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसके बेसिस पर हमने दो तरह के सेल की बात की थी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रो केमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू, सॉरी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर मैं कुछ थ्योरीज भी साथ में उसको हम लोग लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आते हैं बेटा। ये जो क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन, ये द फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। पहले देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था वो क्वेश्चन बेस्ड है आपके हाँ, यहां से देखिए बेटा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेटा डिस्टरबेंस था, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम आपको बताते जाएंगे क्वेश्चन कहां से आया है। ये क्वेश्चन है आपके कुलरॉस लॉ से और कुलरॉस लॉ के एप्लीकेशन से, और ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बहुत बार पूछा जा चुका है और इसका ट्रिक भी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कि यहां पर आपको दिया हुआ NaCl, साथ में दिया हुआ HCl और साथ में दिया हुआ है CH3COONA, ये तीन इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं और हमें कंडक्टिविटी पता करनी है CH3COOH की। इसकी कंडक्टिविटी जो है वो आपको पता करनी है। तो बेटा इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था कि जिस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी पता करनी हो उसके आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन, ये आयन आपको जहां जहां दिखाई दे उन इक्वेशन को जोड़ दो और बाकी को घटा दो। तो हमको दिखाई दिया एसीटेट आयन यहां पर है और हाइड्रोजन आयन चाहिए तो यहां पर है। इन दोनों की वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है, और इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब जो NaCl की वैल्यू दे रखी है, NaCl की वैल्यू 126.45, फिर HCl की वैल्यू दे रखा है हमें 426.19 और इसका वैल्यू दिया है 91। मतलब इन दोनों वैल्यू को जोड़िए और इसको क्या करिए, घटा दीजिए। सबसे आसान तरीका होता है और आपको आंसर मिल जाएगा C 390.71। तो सिंपल सी बात, देखिए बेटा, कुलरॉस लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। तो इसका तरीका मैंने बता दिया, जिस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी आपको निकालनी हो उसके आयन जिस जिस इक्वेशन में दिखाई देते हैं उनको जोड़ दीजिए और बाकी सबको क्या करिए, घटा दीजिए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है बेटा, ये भी कुलरॉस लॉ के एप्लीकेशन से है। आपको दिया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंसंट्रेशन यहां दिया हुआ है, यानी कंसंट्रेशन हमें दिया है 0.007 और मोलर कंडक्टिविटी यानी लेमडा एम एट एनी कंसंट्रेशन की वैल्यू जो दी हुई है वो 20 है। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये है बेटा आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और यहाँ पे देखिए, इन दोनों की हेल्प से हम निकाल सकते हैं लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COOH, यानी यहाँ पर जो दो वैल्यू दी है हाइड्रोजन आयन की और एसीटेट आयन की, इन दोनों वैल्यू को हमको जोड़ लेना है। ठीक है ना, इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये मिल गया हमें लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जब भी अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग कहते हैं लेमडा एम एट एनी कंसंट्रेशन बाय लेमडा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
ये वैल्यू यहां पुट करिए और ये वैल्यू यहां पुट करिए, आपको मिल गया अल्फा। लेकिन हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड दैट डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब देखो बेटा, c की वैल्यू हमें दी हुई थी क्वेश्चन में ऊपर ही 0.007, और अल्फा की वैल्यू आपने यहां से निकाल लिया। वैल्यू पुट करिएगा और वैल्यू पुट करने के बाद आपको आंसर यहां पे मिल जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जैसे आपको दिया हुआ है H2SO4, सपोज बेटा ये 2 हाइड्रोजन आयन है और सल्फेट आयन है, मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। फिर K2SO4 है, तो ये बेटा 2 पोटेशियम आयन है और सल्फेट आयन है। फिर हमें दिया हुआ है बेटा CH3COO, यहाँ पर बेटा ये एसीटेट आयन है और पोटेशियम आयन है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है CH3COOH, जिसके अंदर हमें एसीटेट आयन मिलेंगे और हाइड्रोजन आयन मिलने वाले हैं। तो हमने आपको बताया था कि जिसकी कंडक्टिविटी आपको फाइंड करनी हो उसके आयन जहां जहां दिखाई दे उनको जोड़िए, यानी ये एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, इन दोनों इक्वेशन को हमें प्लस करना है और इसको क्या करना है, माइनस। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, किसको जोड़ना है किसको घटाना है ये तो हमें पता चल गया। जैसे इसकी वैल्यू x है, इसकी y है और इसको z है, तो जोड़ना किसको किसको तो ये हमें पता है, x और z को जोड़ना है और घटाना किसको है, y को। लेकिन अभी हमारा इक्वेशन सेट नहीं हुआ है। आप देखिए, आपको कितने हाइड्रोजन यहां चाहिए, एक, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आयन दिया हुआ है, 2। मतलब इस इक्वेशन को हमको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये हो गया बेटा x/2। और दूसरी चीज बेटा, यहां पर मेरे पास हाफ सल्फेट है और यहाँ पे एक सल्फेट है, मतलब इस इक्वेशन को भी 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो मैंने इसको भी 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यानी y/2। तो यहां से आप देख रहे हैं x माइनस y/2 प्लस जेड, यानी आंसर ए इज करेक्ट। तो बेटा ये भी क्वेश्चन जो था आपके कोलरॉस लॉ पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये होता है। मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, that molar conductivity 5.76 into 10 to power minus 3, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, विथ कंडक्टिविटी, सॉरी ये बेटा कंडक्टिविटी दी हुई है। देखिए कंडक्टिविटी दी हुई है और कंडक्टिविटी को लेमडा एम हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और हम जानते हैं लेमडा एम इक्वल टू होता है 1000 के अपॉन मोलरिटी, यानी कि कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है 0.5 और के की वैल्यू दी है 0.57 10 टू पावर माइनस 3। अब यहां से वैल्यू पुट करिएगा और सेडे लेमडा एम की वैल्यू निकाल लीजिएगा और इसका आंसर आ जाएगा डी, यानी हमारा फॉर्मूला सिंपल सा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्वस सॉल्यूशन, किसकी कंडक्टिविटी, बेस्ट कंडक्टर कौन है। बेस्ट कंडक्टर की बात करते हैं तो देखिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, उसका आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, उसके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, इस हिसाब से हमारा आंसर जाएगा HCl। चलिए अगला क्वेश्चन है मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस of 0.1 molar aqueous solution of ammonium hydroxide is this, यानी कि लेमडा एम एट एनी कंसंट्रेशन 9.45 दिया हुआ है। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये वैल्यू दी हुई है 238। ठीक है ना, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो अल्फा इक्वल टू 9.54 बाई 23238, ये बेटा मिल जाएगा हमको अल्फा, और यहां से सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा 4.008%। ठीक है ना, सिर्फ यहाँ पे हमसे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछा और कुछ नहीं, क्योंकि आप जानते हैं अल्फा इक्वल टू होता है लेमडा एम एट एनी कंसंट्रेशन बाय लेमडा एम इन फाइनाइट डाइल्यूशन, या इक्विवेलेंट देता होता है लेमडा इक्विवेलेंट एट एनी कंसंट्रेशन बाय लेमडा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट लगेगा। अगर NH4OH की बात कर रहा है तो जहां जहां अमोनियम और OH आयन हो उनको जोड़िए।
अब देखिए अमोनियम आयन और OH आयन जहां जहां भी होंगे, तो ये रहा अमोनियम आयन और ये रहा OH आयन, इनको जोड़ना है और ये बाकी को घटा देना है, तो आंसर हो जाएगा डी, 7 का डी आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन के सिमिलर ही था, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एसीटेट आयन यहाँ है, हाइड्रोजन आयन यहाँ, इन दोनों को जोड़िए और इसको घटा दीजिए, आंसर आपको डी मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। एन इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहली बात देखिए, अगर आप डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं तो डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पर हर जगह सारी वैल्यू बढ़ती है सिर्फ कंडक्टिविटी को छोड़ के। कंडक्टिविटी में क्या होता है कि कंडक्टिविटी की जब वैल्यू हमें देखनी होती है, कहते हैं 1 ml में कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, और जब आप डाइल्यूट करोगे ना तो आयंस में दो चीजें होती हैं। जैसे डाइल्यूशन में अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वहां दो चीजें होंगी, सॉरी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सिर्फ एक काम होता है कि वो आयन के बीच की दूरी को क्या करता है, बढ़ा देता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब हम डाइल्यूट करते हैं तो दो काम करता है वो, एक तो नंबर ऑफ आयंस को बढ़ाता है और नंबर ऑफ आयंस बढ़ाने के साथ साथ उनके बीच की दूरी को भी बढ़ाता है, ठीक है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो ऑलरेडी 100% आयोनाइज होते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है जिसकी वजह से उनकी मोबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना, 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो याद रखना बेटा डाइल्यूशन का क्या काम होता है स्ट्रॉन्ग और वीक में। Which of the following correctly represent the equivalent conductance? देखिए बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जब बात होती है तो सीधे सीधे लिखा जाता है इक्विवेलेंट ऑफ केटायन एंड इक्विवेलेंट ऑफ एनायन, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखने का दो तरीका होता है। जैसे जब हम लोग लिखते हैं लेमडा एम, तो लेमडा एम लिखने में एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एन लेमडा एम इक्विवेलेंट्स ऑफ केटायन प्लस एम lambda m infinite dilution of anion. This is cation and this is anion, and this is the mole of cation, this is the mole of anions. लेकिन वही जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना होता है तो सीधे इक्विवेलेंट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ केटायन प्लस इक्विवेलेंट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन, तो केटायन और क्या हो गया, एनायन हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 में आते हैं। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस M/32 सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज दिस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द डिसोसिएशन कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आप देखिए लेमडा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना दिया हुआ है, 8, लेमडा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना दिया है, 400, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 8/400 एंड के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और सी की वैल्यू आपको दिया है 1/32 और अल्फा की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा 11 का आंसर आ जाएगा डी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ की डेफिनेशन है, क्या कहता है, अगर कोई एक Kb इलेक्ट्रोलाइट है तो सबका इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पहली बात तो फाइनाइट जहां आया उसको हटा दीजिए, इनफाइनाइट, ईच आयन मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हाटएवर विद द नेचर ऑफ अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। भाई इसकी कंडक्टिविटी और इसकी कंडक्टिविटी, दोनों कंडक्टिविटी के सम के क्या होता है, बराबर होता है, सिंपल डेफिनेशन है। फिर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयन एंड क्लोराइड आयन रिस्पेक्टिवली गिवन 127 एंड 76। इक्विवेलेंट्स की बात होती है तो सीधे सीधे कुछ नहीं सोचना है, द इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम आयन प्लस इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड आयन, यानी 126 प्लस 76। सिंपल, इसको क्या करिए बेटा ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करने पर मिल जाएगा 203। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 NaCl सॉल्यूशन इज दिस। पहली बात तो जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करता है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब K की बात कर रहा है, 0.012 हो गया। रेजिस्टेंस R आपको दिया है 55, तो हम लोग जानते हैं K इक्वल टू C इंटू L/A होता है, K इक्वल टू 1/R इंटू L/A। अब यहाँ पर K की वैल्यू रख दो, यहाँ R की वैल्यू रख दो, फाइंड क्या कर लेंगे, L/A। L/A इज नोन एज सेल कांस्टेंट, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया बी। चलिए अगला देखते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl, CH3 ऑल गिवन,
सिंपल है, वही सेम क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, आंसर मुझे याद हो गया 390.71। जिस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी फाइंड करनी हो उसके जहां जहां दिखाई दे उनको जोड़ दीजिए, बाकी को घटा दीजिए। अगला क्वेश्चन है 0.01 m सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। आर की वैल्यू दे दिया है आपको 40, एल बाई ए दे दिया है 0.4, मोलर कंडक्टेंस आपसे पूछना चाहता है तो K इक्वल टू पहले 1 बाई आर इंटू एल बाई ए करिए। K जब मिल जाता है देन लेमडा m इज इक्वल टू 1000 K अपॉन कंसंट्रेशन या मोलरिटी K यहां रखिए, कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में 0.01 दिया हुआ है, लेमडा m यहां से कैलकुलेट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 3। चलिए अगले क्वेश्चंस में आते हैं। ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ पीस ऑफ पेपर। आप जानते हैं मेटल के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है, मेटल के अंदर कंडक्टिविटी जो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, तो इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन मूविंग टू द अदर एंड। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। Which of the following is an insulator? You know very well the diamond and graphite। डायमंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है और इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और जब इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है ये नॉन कंडक्टिंग नेचर का होगा। ग्रेफाइट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 होता है और sp2 होने की वजह से इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और जिसके वजह से बेटा ये हमारा जो है वो कंडक्टिंग नेचर का होता है। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जो डायमंड है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, बाकी जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। तो ये देखिए कोलरॉस लॉ पे मोस्टली अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें मेनली दो तरह के एनर्जी की स्टडी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसके बेसिस पे दो तरह के सेल आप देखते हो बेटा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेटा ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल में और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल से हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। ये जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी, यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसके बाद सिंपल बातें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है ये सब जानते हैं आप लोग। हम लोग सीधे आते हैं मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को कंपेयर करते हैं। मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। मेटेलिक कंडक्शन किसकी वजह से होता है? मेटेलिक कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है हमारे फ्री आयंस की वजह से होता है। मेटेलिक कंडक्शन में हम लोग कहते हैं कि कोई भी केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती है, ना तो आयन ऑक्सीडाइज होते हैं ना रिड्यूस होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में आयन ऑक्सीडाइज होते हैं, रिड्यूस होते हैं, क्योंकि बेटा सॉल्यूशन के अंदर ये जो आयंस यहाँ बने हैं वो इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, यानी आयन का सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रांसफर होता है। लेकिन मेटेलिक कंडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। आयंस जो होते हैं भारी होते हैं इसलिए इनका कंडक्टिंग पावर कम होता है, इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं कंडक्टिंग पावर ज्यादा होता है। मेटल के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयंस के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ती है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो घटता है और नंबर ऑफ फ्री आयंस क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो बेटा मुख्य रूप से आपके मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में क्या थे, डिफरेंसेस थे, जो हम लोगों ने बहुत आसानी से देख लिया बेटा। इसके बाद कुछ फॉर्मूले आते हैं, बेसिक फॉर्मूले। जैसे हम लोग कहते हैं बेटा आर क्या होता है, आर जो है, आर बेटा रेजिस्टेंस होता है, रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, सी को कंडक्टेंस और के को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कप्पा बोलते हैं। बेसिक फॉर्मूला आप जानते हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और सेल कांस्टेंट। 1 बाई रो इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। 1 बाई रो को हम लोग पढ़ते हैं बेटा के, 1 बाई आर को पढ़ते हैं सी और एल बाई ए को हम लोग पढ़ते हैं सेल कांस्टेंट। यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो ये होता है बेटा हमारा बेसिक फॉर्मूला। इसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था लेमडा एम
इक्वल टू 1000 K अपॉन मोलरिटी। यहां पर ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू हमेशा पर ओम पर सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए, ठीक है ना, तब यहां पर 1000 लगेगा। ये मोलरिटी हो गया। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करेंगे तो 1000 K अपॉन क्या होगा, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी आप जानते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इन दोनों में रिलेशन की जब बात करेंगे तो लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा इक्यू इंटू वैलेंसी फैक्टर। आप कहेंगे वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो बेटा वैलेंसी फैक्टर का मतलब हो गया अगर एसिड है तो हाइड्रोजन आयन, बेस है तो OH आयन, अगर कोई सॉल्ट है तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव, कीटायन है तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, एनायन है तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। तो लेमडा एम लेमडा इक्यू और ये फॉर्मूले हो गए। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग करते हैं इंटर आयनिक इंटरेक्शन की। आयन के बीच लगने वाला अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो फ्री आयन की संख्या जो होगी वो कम होगी। दूसरा विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, अगर मीडियम की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो आयंस की मोबिलिटी जो है वो स्लो होगी। तीसरा हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी आयोनाइजेशन ज्यादा है तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या होंगे, ज्यादा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर आयन के बीच में अट्रैक्शन जो है वो क्या करता है, बढ़ता है। आयन के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है फ्री आयंस की संख्या घटेगी। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा डाइल्यूशन और हाइड्रेशन जो मेन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन बेटा 100% आप जान लीजिए कि बेटा इस बार आपके पेपर में आने ही वाला है, जो कि हाइड्रेशन और सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी आयन से वाटर का जुड़ना हाइड्रेशन, और सॉल्वेंट से वाटर, किसी भी सॉल्वेंट से आयन का जुड़ना सॉल्वेशन। ये जो हाइड्रेशन होता है बेटा ये डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पर। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो हम लोग कहते हैं चार्ज अपॉन रेडियस। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन। अब देखिए सबके ऊपर चार्ज जो है वो सेम है, तो जिसकी साइज छोटी होगी उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, उसका हाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा, उससे वाटर मॉलिक्यूल क्या जुड़ेंगे, ज्यादा। वाटर मॉलिक्यूल अगर ज्यादा जुड़ गए तो हाइड्रेटेड साइज क्या हो गई, बड़ी। हाइड्रेटेड साइज बड़ी हो गई तो उसकी मोबिलिटी क्या हो गई, कम। तो सीधा सा बात आ गया बेटा कि जो लिथियम आयन है साइज छोटी है, ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल इससे जाके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे तो इसकी हाइड्रेटेड साइज क्या होगी, बढ़ेगी, और हाइड्रेटेड साइज बढ़ेगी तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है ना, तो ये सीधा सा कॉन्सेप्ट यहां पर निकल करके आ गया। फिर जब आप डाइल्यूशन की बात करते हो तो देखो बेटा हर जगह चाहे लेमडा एम हो चाहे लेमडा इक्यू हो, कुछ भी हो, हर जगह डाइल्यूट करने पर बढ़ता है। लेकिन जो के है कंडक्टिविटी, जिसको बेटा बात करते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के बारे में, इसको हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ आयन पर ml। एक ml में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। मान लो बेटा पहले ये आयंस हैं सपोज, ठीक है ना, ये 1 ml में आपने डाइल्यूट किया, ये सब भाग गए, दूर चले गए। अब हमारे पास 1 ml में कितने आयंस हैं, 2। तो पर ml नंबर ऑफ आयंस, 1 ml में नंबर ऑफ आयन की संख्या क्या होती है, घट जाती है। इसीलिए K की वैल्यू डाइल्यूशन पे क्या करती है, घटती है। वहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब आप डाइल्यूट करते हो तो एक ही काम होता है, आयन हमारे दूर दूर जाते हैं। लेकिन डाइल्यूट करोगे वीक को तो वहां पे आयोनाइजेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से आप लोग जानते हो। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जब आपने पढ़ा होगा बेटा, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के एन बाई वी, आ जाता है अंडर रूट के वी बाई एन। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट क्या होता है, वी। वॉल्यूम बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा, आयोनाइजेशन बढ़ेगा, आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो वीक के केस में आयोनाइजेशन बढ़ता है और आयंस के बीच दूरी भी बढ़ती है। ठीक है ना, तो फिर आपने बेटा ये देखा था ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसलिए वीक के ऊपर ही अप्लाई होता है, स्ट्रॉन्ग पे एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर इसी में जब कोलरॉस लॉ पढ़ते हो तो कहते हो कोलरॉस लॉ में इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हो गया जितना आयंस टूटने हैं टूट जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस बन जाए। तो कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन जिससे हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन देखे,
कोई एक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हमें फाइंड करनी है, तो जितने इलेक्ट्रोलाइट्स दिए होंगे उसमें जो फाइंड करना है उसके आयन जहां जहां दिखाई दे उनको जोड़ो, बाकी को घटा दो। फिर आता है अल्फा, अल्फा इक्वल टू लैम्डा एट एनी कंसंट्रेशन बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर आता है बेटा, अगर आपको सॉल्युबिलिटी की कभी कभी बात कर लेता है तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी में, लैम्डा एम इक्वल टू 1000 के अपॉन सॉल्युबिलिटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये थे बेटा हमारे मुख्य रूप से जो आज हम लोगों ने जिस पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। ठीक है ना, एक तरह से आपका ये पूरा रिवीजन हो गया। ठीक है, इसमें भी कोई भी डाउट्स हो तो बेटा आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। तो रेगुलर बेटा हम लोगों से हमसे आप कनेक्ट रहिए और जो भी वीडियो पढ़ रहे हैं उनको देखते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं मैं आपको बताता रहूंगा बेटा। तो अभी देखिए फ्रीक्वेंटली कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बार बार पूछा जाता है। दूसरा, हाइड्रेशन के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हमेशा बनता है, पूछा जाता है। लेमडा एम 1000 के अपॉन मोलरिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते आ रहे हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनते रहते हैं, वो पूछा जाता है। तो फिर हम लोग मिलते हैं बेटा कल इलेक्ट्रोलिसिस के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।